नमस्कार विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नेमचंद आज नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का अपना जो बिंदु है वो है पत्र लेखन। ये पत्र लेखन जो है वो आपके जो छोटी कक्षा है 6वीं कक्षा से शुरू हो जाता है और आगे कंपटीशन तक चलता रहता है। हालांकि जो कंपटीशन है उसमें तो ये बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे प्रश्न उन पत्र लेखन में से पूछे जाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पत्र लेखन का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसके और वीडियो जो है उसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। अपना बिंदु है पत्र लेखन। पहले देखते हैं पत्र क्या होता है। जब किसी संदेश को मौखिक रूप से पहुंचाना संभव न हो, हम मुंह से बोलकर किसी संदेश को पहुंचा नहीं सकते अगले के पास, तो क्या करते हैं, हम किसी कागज पर उस संदेश को लिखकर भेजा जाता है, तो वह क्या कहलाता है, पत्र कहलाता है। यानी अपना जो संदेश है उसको हम मौखिक रूप से न कहकर उसको लिखकर जब हम कहते हैं तो क्या कहलाता है, पत्र कहलाता है। पत्र लेखन एक कला है। एक सुगठित और संतुलित पत्र ही क्या माना जाता है, श्रेष्ठ पत्र माना जाता है। अच्छा पत्र है, संतुलित पत्र लिखा हुआ है, उसको श्रेष्ठ पत्र माना जाता है। तो अब देखिए, एक अच्छा पत्र जो है उसको लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती है वो देखते हैं। तो पहली विशेषता है संक्षिप्तता। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। उसको विस्तार से उसका वर्णन नहीं करना है, संक्षेप में अपनी बातें आपको लिखनी है। एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। एक ही बात जो है उसको आप बार बार लिखते हो तो आपका पत्र जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, और आपका जो प्रभाव है, पत्र लिखकर आप जो प्रभाव छोड़ना चाहते हो वो आप छोड़ नहीं पाओगे। और इससे क्या होगा कि आप जो बात कहना चाहते हो वो बात रह जाएगी और उसके आसपास की बात आप उसमें लिख दोगे। तो महत्वपूर्ण जो बात है वो तो आपकी रह जाएगी, और जो कम महत्व की बात है वो आप उसमें लिख दोगे। तो पहली विशेषता या पहला जो बिंदु है उसका कौन सा है, संक्षिप्तता। अब दूसरा बिंदु आता है संतुलित भाषा। पत्र जो है, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे औपचारिक पत्र हो, अनौपचारिक पत्र हो, व्यक्तिगत पत्र हो, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, संतुलित भाषा का उसमें प्रयोग होना चाहिए। पत्र में सरल भाषा, बोधगम्य, अच्छी तरह से समझ में आने वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने कठिन भाषा का प्रयोग कर लिया, कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, और जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर लिया जो समझ में नहीं आ रही है, तो आपका जो पत्र है लिखने का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो उसमें संतुलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा बिंदु आता है प्रभावशीलता। आपका जो पत्र है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो वह उस पत्र को देखकर क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, आकर्षित हो जाए। इससे क्या होगा कि आप जो उद्देश्य लेकर जो पत्र लिख रहे हो वह उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। तो पत्र ऐसा होना चाहिए कि जो पाठक या जो प्राप्त करता है उस पर अपना प्रभाव छोड़े। अब आगे देखिए, चौथा बिंदु है तारतम्यता। क्रमबद्धता होनी चाहिए। पत्र में सभी बातें तारतम्य में रखी जानी चाहिए, एक क्रम में होनी चाहिए। जैसे पहले महत्वपूर्ण बात, उससे बाद में उससे कम महत्वपूर्ण बात, और फिर उससे कम महत्वपूर्ण बात, ऐसे क्रम में लिखी हुई होनी चाहिए। पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी जानी चाहिए। तो एक विशेषता क्या हो गई, तारतम्यता हो गई। पांचवा बिंदु है, पांचवी जो विशेषता है वो संपूर्णता। पत्र जो है वो संपूर्ण होना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर आप पत्र लिख रहे हो वह उद्देश्य उसमें पूरा आ जाना चाहिए। पत्र लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना
चाहिए कि वह जो जो संदेश संप्रेषित करना चाहता है, जो जो संदेश वो अगले को बताना चाहता है, लिखना चाहता है, वह वे सब उसने उस पत्र में समाहित कर दिए हो। कोई विषय या बात लिखने से न रह जाए। अगर कोई बात रह जाती है तो आपका जो उद्देश्य था पत्र लिखने का वो पूरा नहीं होगा। तो पत्र जो है उसमें संपूर्णता होनी चाहिए, पूरा पत्र होना चाहिए। छठवीं विशेषता या याद रखने वाली जो बात है वो है सज्जा या सजावट। इसे बाह्य सजावट भी कह सकते हो। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख अच्छे लेख में ही लिखा जाना चाहिए। अच्छी लिखावट में अच्छे सुंदर साफ कागज पर लिखा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कागज प्राप्त करता है वह उससे आकर्षित होगा। तिथि, स्थान एवं संबोधन यथा स्थान लिखने से पत्र में क्या आ जाता है, आकर्षण आ जाता है। उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो बाहरी जो सजावट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगला और अंतिम बिंदु है या विशेषता है शिष्टता। पत्र में संयमित, नियंत्रित, विनम्र और सभ्य शिष्ट शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए। कहीं आप ग्रामीण भाषा का प्रयोग कर देते हो या गाली गलौज वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग कर देते हो तो पत्र जो है वह अच्छा नहीं माना जाता है और उसका प्रभाव जो है प्राप्तकर्ता पर नहीं पड़ता है और आपका जो पत्र लिखने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है और अच्छा ये पत्र नहीं माना जाता है। तो ये थी एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। या ये मान लीजिए कि पत्र लिखते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा पत्र होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको आगे और मिलेगी। पत्र लिखने का तरीका, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस पत्र को कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, ये सारी बातें मैं आपको अब बताने वाला हूं। अब देखिए पत्रों के भेद या प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः पत्र 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर जो पत्र होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है या परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है कार्यालय पत्र या राजकीय पत्र, इसे शासकीय पत्र भी कहते हैं, सरकारी पत्र भी कहते हैं। वो पत्र जो एक अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को या किसी व्यक्ति को लिखे जाते हैं, एक सरकार के द्वारा किसी दूसरी सरकार को लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो पत्र है वो क्या कहलाते हैं? कार्यालय पत्र या राजकीय पत्र कहलाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यापार का संबंध स्थापित करने के लिए, व्यापार जो बढ़ाने के लिए पत्र व्यवहार किया जाता है वो व्यावसायिक पत्र कहलाता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से माल मंगवाने के लिए, किसी कंपनी से माल मंगवाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। चौथा है अन्य विविध पत्र। इसमें आपके प्रार्थना पत्र आ जाएंगे, शिकायती पत्र आ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार से इनके भेद किए जाते हैं। इन्हीं को 2 अन्य भागों में भी बांटा जाता है। पत्र जो है उसके ये 2 भाग भी माने जाते हैं, या ये कह सकते हो कि आप पत्रों के 4 भेद जो है, इनके अलावा पत्रों के इस प्रकार से 2 भेद और किए जाते हैं। ये सारे पत्र इन्हीं में आ जाएंगे। तो पहला है औपचारिक पत्र, जो एक पेशेवर भाषा में लिखा गया हो, निश्चित भाषा जिसकी तय की गई हो उस भाषा में लिखा गया हो, जो एक औपचारिक उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप, उसका निर्धारित प्रारूप होता है। जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसका एक निर्धारित प्रारूप है, उसी प्रारूप में आपको वो प्रार्थना पत्र लिखनी होती है के साथ हो, वो पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये सारे जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले पत्र है, और इसको आप ये 4 नंबर वाला भी कर सकते हो। तो ये
तीनों जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र और अन्य विविध जो प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र है वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? औपचारिक पत्र में आ जाते हैं। दूसरा भेद है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है जिसके साथ हमारा इनफॉर्मल रिलेशन यानी अनौपचारिक संबंध होता है, जैसे माता पिता है, परिवार के सदस्य हैं या अपने मित्र जो है, घनिष्ठ जो अपने नज़दीक के जो होते हैं, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। या ब्लड रिलेशन वाले जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को, मित्र को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपका पत्र लेखन शुरू होता है। जो पहला भेद था पत्र का वो था व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। तो इससे शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। पहले मैंने बता दिया था व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र कहते हैं। ब्लड रिलेशन वाले जो पत्र होते हैं और अपने घनिष्ठ जो मित्र होते हैं उनको जो पत्र लिखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, चाहे आप संवेदना पत्र हो, चाहे आप बधाई पत्र हो, सारे के सारे ये जो पत्र है वो इसी में आते हैं। अब देखिए, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, मित्र को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप क्या होता है। सभी में यही प्रारूप काम आएगा। व्यक्तिगत जो पत्र है वो सभी पत्रों में यही प्रारूप रहेगा। चाहे आप संवेदना पत्र कर रहे हो, बधाई पत्र लिख रहे हो, चाहे माता को पत्र लिख रहे हो, चाहे पिता को पत्र लिख रहे हो, प्रारूप यही रहेगा। तो बाई तरफ सबसे पहले क्या आएगा? बाई तरफ प्रेषक का पता। ऊपर ही ऊपर बाई तरफ क्या आएगा? प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहां पर लिखा जाएगा। और उसके बाद में उस पते के नीचे क्या आएगी? दिनांक लिखी जाएगी। जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो वो दिनांक यहां पर लिखी जाएगी। फिर उसके बाद में बाई तरफ इधर अभिवादन या संबोधन सूचक शब्द यहां पर लिखा जाएगा। बड़े हैं तो पूज्य, आदरणीय, सम्माननीय ऐसे शब्द लिखे जाएंगे। छोटे हैं तो स्नेह, प्यार भरा ऐसे शब्द जो है वो छोटों के लिए लिखे जाएंगे। और बराबर वाले जो है वो प्रिय ऐसे शब्द यहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर पत्र का प्रारूप सामान्य तौर पर जो पत्र है वो जैसे माता पिता को लिख रहे हो या मित्र को लिख रहे हो तो उसमें पहले अपनी कुशलता बताई जाती है, फिर उनकी कुशलता पूछी जाती है। तो यहाँ से पत्र की शुरुआत हो जाती है। फिर आप जिस उद्देश्य से ये पत्र लिख रहे हो वो उद्देश्य यहाँ पर लिखा जाएगा। मुख्य उद्देश्य या संदेश लिखने के बाद में पत्र का क्या करना है? पत्र का अंत लिखना है। यहाँ पर जैसे घर पर लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो तो माताजी को प्रणाम और छोटे भाई बहन जो है उनको प्यार। इस प्रकार से इसका अंत हो गया। अब बाई ये दाहिनी तरफ, फिर नीचे दाहिनी तरफ स्नेह या आदर सूचक जो शब्द है वो लिखा जाता है। जैसे माता पिता को आप पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बेटा या आपका प्रिय बेटा। और उसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर तो माता पिता वाले में तो होते नहीं है, वहाँ पर अपना नाम लिखा जाता है। और अगर पिताजी अपने पुत्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारे पिताजी ऐसा आ जाएगा और नाम आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रेषित जो है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता भी लिखना होता है तो वो पता जो है वो यहाँ पर बाईं तरफ नीचे लिखा जाएगा। ये व्यक्तिगत या जो पारिवारिक पत्र होते हैं उनका प्रारूप हो गया। अब एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर देखते हैं। एक व्यक्तिगत पत्र का उदाहरण देखिए। एक पुत्र का पिता को पत्र। यहां सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? प्रारूप में बताया था प्रेषक का पता।
तो यहाँ जो लिखने वाला है उसका पता आ जाएगा। ये 10 गली नंबर मान सकते हो, वार्ड नंबर मान सकते हो, प्रताप मार्ग चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पर क्या आ गई, दिनांक आएगी। दिनांक जो है वो हिंदी में ऐसे लिखी जाती है, अगर ऐसे लिखोगे तो ये हिंदी में गलत मानी जाएगी। दिनांक कैसे लिखनी है, 15 अप्रैल अल्पविराम 2000 जो भी सन आता है वो लिखना आपको। फिर इसके इधर बाई तरफ पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, जो भी आप लगाना चाहो आदरसूचक शब्द वो लगा सकते हो। फिर सादर प्रणाम लिखना है, छोटे हैं तो प्यार लिखना है, बराबर वाले हैं तो नमस्कार लिखना है। अब आपका यहाँ मुख्य पत्र जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो चीज़ है ये लगभग सभी पत्रों में लिखी जाएगी। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर मंगलमय होंगे। ये चीज़ जो है वो सभी पत्रों में लिखी जाएगी। मेरी 12वीं बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो गई है, सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि 12वीं कक्षा में मेरे बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। ये चीज़ तो आपने अपनी कुशलता के बारे में बता दी, उनकी कुशलता पूछ ली, यहाँ तक हो गया। अब आपने जो पत्र लिखा है वो किस उद्देश्य से लिखा है, उसका मुख्य भाग जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ग्रीष्मावकाश में मैं चित्तौड़ में ही रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूँ। शहर की कई संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। मैं भी अपनी तैयारी हेतु इन कक्षाओं में जाना चाहता हूँ। मुझे इस हेतु 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। कृपया यह राशि शीघ्र मेरे बैंक खाते में जमा करवाने का कष्ट करें। अब यह आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है। अब पत्र का अंत आपको करना है, तो परिवार में जो और सदस्य है उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। माताजी को प्रणाम, और राहुल व नीता जो छोटे हैं तो उनको प्यार, और बड़े हैं तो उनको ये आ जाएगा सादर प्रणाम आ जाएगा। और इधर फिर दाहिनी तरफ नीचे आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र नाम आ जाएगा। तो ये एक व्यक्तिगत पत्र है। सभी व्यक्तिगत जो पत्र है वो इसी तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये जो एक पत्र है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आपके बधाई पत्र है, संवेदना पत्र है, मित्र को पत्र है, या माताजी को पत्र है, या एक पिता का पुत्र को पत्र है, इसी प्रारूप में लिखा जाएगा। सारे के सारे पत्र जो है वो इसी प्रारूप में आएंगे। तो इस प्रारूप को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखिए प्रार्थना पत्र देखते हैं। शिकायती पत्र भी ऐसे लिखा जाता है जैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक प्रारूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सेवा में लिखा जाएगा। अब सेवा में जो है वो अलग अलग भी लिख सकते हो आप, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। फिर नीचे वाली पंक्ति में आपको लिखना श्रीमान। अब श्रीमान के बाद में जिसको आप पत्र लिख रहे हो, चाहे वो शिकायती पत्र है चाहे प्रार्थना पत्र है, उसका पद नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो श्रीमान प्रधानाचार्य यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कई यहाँ पर जे लगाते हैं, कई महोदय लगाते हैं। वैसे ये क्या है, गलत है, क्योंकि सम्मान सूचक जो शब्द है वो यहाँ पर लगा दिया है। फिर उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, ये प्रधानाचार्य जो है या जो भी व्यक्ति यहाँ जिसको आप प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र लिख रहे हो वो किस पद पर है वो यहाँ आ गया, और किस स्थान पर है उस स्थान का नाम यहाँ पर आएगा। तो स्कूल का नाम जैसे प्रधानाचार्य लिख रहे हो तो स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और वह स्कूल कौन सी जगह है वो इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद में विषय, जिस विषय के लिए आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो या शिकायती पत्र लिख रहे हो वो विषय यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में विषय के नीचे वाली पंक्ति में ये सारे के सारे एक ही तरफ लिखे जा रहे हैं। तो विषय के नीचे महोदय या मान्यवर
दोनों में से कोई सा भी शब्द आप लिख सकते हो। फिर इस पंक्ति को आगे इस जगह को खाली छोड़ना है। इसके नीचे वाली में आप आ जाओ। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि इतना तो लगभग सभी प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र में लिखा जाएगा। अब उसके बाद में आप किस चीज़ की शिकायत कर रहे हो या किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, वो इसका यहाँ से वो शुरू हो जाएगा। यहाँ मुख्य जो आपका प्रार्थना पत्र है या शिकायती पत्र है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ मुख्य जो प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र है वो आने के बाद इधर दाहिनी तरफ अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, अध्यापक को लिख रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। छात्र है तो शिष्य आ जाएगी और छात्र है तो शिष्य आ जाएगा। अगर आप शिकायती पत्र लिख रहे हो तो उसमें आपका आज्ञाकारी ये शब्द नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा बहुधीय। ये ध्यान रखना। अगर प्रधानाचार्य या अध्यापक को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी आएगा, और अगर आप शिकायती पत्र लिख रहे हो तो आपका आ जाएगा बहुधीय। शिकायती पत्र जैसे सरपंच को लिख रहे हो, नगर पालिका अध्यक्ष को लिख रहे हो, कलेक्टर महोदय को लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, आज्ञाकारी न लिखकर आपको बहुधीय लिखना है और उसके नीचे आपका नाम आ जाएगा। अब इसमें जो आपका आज्ञाकारी या बहुधीय आप लिख रहे हो उसकी बाई तरफ, उसके बाई तरफ क्या लिखनी है, आपको दिनांक लिखनी है। तो ये प्रारूप जो है वो आप सभी प्रकार की जो प्रार्थना पत्र है उनमें काम में ले सकते हो, यानी एक ही प्रकार का प्रारूप होता है। और जो शिकायती पत्र होते हैं उनका प्रारूप भी यही होता है। तो ये प्रारूप दोनों में काम आता है। अब एक उदाहरण के रूप में हमें एक प्रार्थना पत्र देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले इधर सेवा में आ गया, श्रीमान प्रधानाचार्य। अब यहाँ पर जे लगाने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि श्रीमान जो शब्द है वो सम्मान सूचक शब्द पहले आ गया है। तो यहाँ महोदय भी लिखते हैं कई लोग, तो महोदय लिखते हैं तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो जी और महोदय नहीं आएगा। अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य है तो स्थान का नाम आ गया, स्कूल का नाम आ गया। विषय शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति हेतु। सभी जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनका ये प्रारूप एक ही होता है, विषय चेंज हो जाएगा और जिसको लिख रहे हो प्रधानाध्यापक है, कक्षाध्यापक है, वो आ जाएगा। फिर महोदय, मान्यवर या महोदय जो भी आपको लिखना है दोनों सही है। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी कक्षा 10 के सभी छात्राएं भी हो सकता है शैक्षिक भ्रमण के लिए उदयपुर जाना चाहते। हम वहां जाकर उदयपुर के सौंदर्य के साथ साथ मेवाड़ राज्य के इतिहास की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो ये आपका मुख्य भाग आ गया, प्रार्थना लिखने का मुख्य उद्देश्य आ गया। शैक्षिक भ्रमण से छात्रों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, अतः आप हमें भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। साथ ही शारीरिक शिक्षक और सामाजिक विषय के अध्यापक को हमारे साथ भेजने का कष्ट करें। इसके लिए आपकी महती कृपा होगी। ये आपका मुख्य प्रार्थना पत्र हो गया, बीच का भाग। अब इधर दाहिनी तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य आ जाएगा। आप एक मॉनिटर के रूप में ये लिख रहे हो तो कक्षा नायक आपका नाम आ जाएगा और फिर यहाँ पर कक्षा आ जाएगी। अब इसके बाई तरफ सामने दिनांक आ जाएगी। अब दिनांक देखो हिंदी में ऐसी लिखी जाती है 18 जुलाई 2020। तो ये आपका एक प्रार्थना पत्र हो गया। चाहे आप प्रार्थना पत्र फीस माफ के लिए लिख रहे हो या अवकाश के लिए लिख रहे हो, छुट्टी के लिए लिख रहे हो, तो प्रारूप यही रहेगा। इसमें जो मुख्य बीच वाला जो प्रार्थना पत्र है ये बदलता रहेगा। इसमें जो जिस उद्देश्य से आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो वो उद्देश्य यहाँ पर आ जाएगा, विषय बदल जाएगा। और उसी प्रकार से शिकायती पत्र जो है वो भी
ऐसे इसी प्रारूप में लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपके ये प्रार्थना पत्र भी हो गया और इसके साथ शिकायत पत्र भी हो गया। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो बिंदु है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम 2 या 3 वीडियो में पूरा करेंगे। अब जो अगला वीडियो आएगा वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है और बोर्ड जो एग्ज़ाम होती है 10वीं और 12वीं, उनमें से वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए।